Friends, welcome to all of you in your YouTube channel टारगेट विद अनुराधा। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर के आई हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, आई होप अच्छा लगेगा, तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल में दंड विधान थे। ए काफ़ी कठोर, बी अत्यंत नरम, सी काफ़ी लचीले और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मौर्य काल में जो दंड विधान थे वो काफ़ी कठोर थे। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? ए केवल ब्राह्मणों के लिए, बी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए, सी ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए, डी ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। तो मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के उनके लिए खुले थे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? ए तक्षशिला, तोसली एवं उज्जैनी, बी है तक्षशिला, उज्जैनी एवं जूनागढ़, सी है तक्षशिला, तोसली एवं सोपारा, डी है उज्जैनी, मथुरा और येरागुड़ी। तो अशोक के शासनकाल में कुमार जो है तक्षशिला, तोसली एवं उज्जैनी में नियुक्त थे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अशोक के सारनाथ शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? ए हाथी, अश्व, वृष और सिंह, बी है हाथी, वृष, सिंह और अश्व, सी है सिंह, वृष, अश्व और हाथी, डी है अश्व, सिंह, हाथी और वृष। तो अशोक के सारनाथ शीर्ष स्तंभ के फलक पर पशुओं का सही क्रम जो है वो है अश्व पहले है, फिर सिंह है, फिर हाथी है, फिर वृष है। मतलब अश्व, सिंह, हाथी और वृष। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? ए दिव्यावदान, बी महावंश, सी दीपवंश, डी राजत रंगिणी। तो यहाँ पे जो राजत रंगिणी है उससे पता चलता है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, उसका संस्थापक था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राजत रंगिणी। निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया था? ए अशोक, बी पुष्यमित्र शुंग, सी है हर्ष, डी शशांक। तो अशोक ने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए तक्षशिला, बी उज्जैन, सी नालंदा, डी वल्लभी। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है तक्षशिला था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान था? ए चंपा, बी गिरनार, सी सुवर्णगिरी, डी तोसली। तो जो तोसली है वो कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान था। डी ऑप्शन करेक्ट है। मौर्य साम्राज्य का पश्चिम भारत में प्रमुख बंदरगाह था? ए ताम्रलिप्ति, बी कावेरी पट्टन, सी मुंबई, डी भारूकच्छ। तो जो यहाँ पे भारूकच्छ है वो मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, भारूकच्छ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। तो यहाँ पे जो तक्षशिला है वो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कालसी प्रसिद्ध है? ए बौद्ध चैत्यों हेतु, बी फारसी सिक्कों के कारण, सी अशोक के शिलालेख के कारण, डी गुप्तकालीन मंदिरों हेतु। तो जो कालसी है वो अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। निम्न में से किसने सैंडोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? ए प्लिनी, बी जस्टिन, सी स्ट्रैबो, डी मेगास्थनी। तो जो जस्टिन था उसने सैंडोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का वर्णन किया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त के द्वारा। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? ए गुप्तकालीन मंदिरों के लिए, बी फारसी सिक्कों के लिए, सी अशोक के शिलालेख के लिए, डी बौद्ध चैत्यों के लिए। तो कालसी जो है अशोक के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए अशोक के औपचारिक राज्यारोहण में विलंब हुआ था, बी पांचवें शिलालेख से अशोक के भाइयों के अंतःपुर की जानकारी मिलती है, सी अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था, डी अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो है कि अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था, ऐसा नहीं था। अशोक जो है बिंदुसार का बेटा था।
तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, उसी को हम यहाँ पे टिक करेंगे। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रियम के रूप में किया गया है? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। तो अशोक का उल्लेख जो है प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? ए देववर्मन, बी बृहद्रथ, सी कुणाल और डी शालीशुक। तो जो यहाँ पे बृहद्रथ था वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था, बी ऑप्शन करेक्ट है। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली? ए राजउक, बी प्रादेशिक, सी युक्त, डी ये सभी। तो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने जो है राजउक, प्रादेशिक, युक्त सभी की जो है सेवाएं ली थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था? ए प्रथम, बी पंचम, सी अष्टम, डी त्रयोदश। तो अष्टम वर्ष में जो है कलिंग का युद्ध हुआ था, अशोक के राज्यारोहण के अष्टम वर्ष में, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट था? ए जालौक, बी अवंती वर्मा, सी नंदीवर्धन, डी बृहद्रथ। तो जो यहाँ पे बृहद्रथ था वो अंतिम मौर्य सम्राट था, डी ऑप्शन करेक्ट है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? ए तक्षशिला, बी ताम्रलिप्ति, सी कौशल, डी अवंती। तो बिंदुसार के शासनकाल में जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उस समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था, बी वस्तुओं पर 10 जन शुल्क निश्चित था, सी वस्तुओं के विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी रहती थी, डी राज्य स्वयं कुछ कारीगरों को सीधे नियुक्त करता था। तो मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है वो ये है कि व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में ए बहुविवाह को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, बी दास प्रथा प्रचलित थी, सी बहुदेव पूजा पर रोक लगाई गई, डी पशु हत्या पर रोक लगाई गई। तो मौर्य काल में जो है पशु हत्या पर रोक लगाई गई, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक गलत कथन बताएं। ए उसने यूनानियों को हराया, बी उसके राज्य में काबुल शामिल किया था, सी उसके द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया, डी उपरोक्त में से कोई कथन गलत नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक कथन गलत बताना है, तो उसने यूनानियों को हराया ये भी सही है, राज्य में काबुल को शामिल किया ये भी करेक्ट है, लेकिन उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया ये इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ए वैशाली, बी एथेंस, सी स्पार्टा, डी पाटलिपुत्र। जो वैशाली है वहाँ ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था वैशाली में स्थित थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी कुषाण। तो नंदवंश के पश्चात जो है मौर्य वंश के राजवंश ने शासन किया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। तो पाटलिपुत्र को जो है सबसे पहले चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी बनाई थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कुणाल। तो चंद्रगुप्त ने जो है दक्कन की विजय की थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? ए तीर्थ यात्रा, बी मोक्ष में विश्वास, सी देवनाम प्रिय की उपाधि, डी पशु चिकित्सालय खोले। तो अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका जो प्रमाण है कि देवनाम प्रिय की उपाधि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर, डी राजगृह। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार।
तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में अशोक का शासनकाल था। ए 273 से 232 ईसा पूर्व, बी 203 से 223 ईसा पूर्व, सी 273 से 222 ईसा पूर्व, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में अशोक का जो शासनकाल था वो 273 से 232 ईसा पूर्व था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य युग के अवंती पथ था। ए उत्तरी प्रांत, बी दक्षिणी प्रांत, सी पश्चिमी प्रांत, डी पूर्वी प्रांत। तो मौर्य युग में जो अवंती पथ था वो पश्चिमी प्रांत था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? ए कुणाल, बी संप्रति, सी दशरथ, डी जालौक। तो जो संप्रति था वो क्या था? जैन था। ठीक है, संप्रति जैन था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रवण बेलगोला का संबंध है। ए चंद्रगुप्त मौर्य से, बी अशोक से, सी विष्णुगुप्त से, डी दशरथ से। तो श्रवण बेलगोला का संबंध जो है चंद्रगुप्त मौर्य से है। ऑप्शन ए करेक्ट है। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था। किसने कहा? ए हरप्रसाद शास्त्री, बी UN घोषाल, सी डी कोशाम्बी, डी रोमिला थापर। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था, ये जो है हरप्रसाद शास्त्री जी ने कहा था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मौर्यकालीन सिक्के निम्न प्रकार के थे। ए चस्ता के सिक्के, बी तांबे के ग्रीक सिक्के, सी कट्टित स्वर्ण मुद्रा, डी पंचमार्क सिक्के। तो जो मौर्यकालीन सिक्के थे वो पंचमार्क सिक्के थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, डी पंचमार्क सिक्के। मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? ए सोपारा, बी भृगुकच्छ, सी पाटल, डी ताम्रलिप्ति। जो मौर्य काल में जो है गंगा के मुहाने तक जो बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह था वो तो था ताम्रलिप्ति। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए इसमें से क्या दंड दिया जाता था? ए मृत्युदंड, बी सामानों की कुर्की, सी कारावास, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इसमें से जो है मृत्युदंड दिया जाता था। कितना टफ था। अशोक के पश्चात देवनामप्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया? ए कुणाल, बी तिस्स, सी संपदी, डी दशरथ। तो अशोक के पश्चात देवनामप्रिय उपाधि का प्रयोग जो है दशरथ ने किया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना है। ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः जो है लकड़ी का बना हुआ है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए अहिंसा पर बल दिया गया, बी मृत्यु दंड समाप्त कर दिया गया, सी ब्राह्मणों को दान देने पर जोर दिया गया, डी स्वामी एवं अनुचर के संबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की गई। तो अशोक के धम्म के संदर्भ में जो कथन सत्य नहीं है वो ये है कि मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं किया था उस समय। इसके अलावा अहिंसा पर बल दिया गया था, ब्राह्मणों को दान देने पर जोर दिया गया था और स्वामी एवं अनुचरों के संबंधों को लेकर के भी चिंता व्यक्त की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। किसने जो है मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को सबसे पहले जीता था? तो चंद्रगुप्त ने जीता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कथन है सम्राट ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया और अपनी सेना को भंग कर दिया। कथन 2 कह रहा है कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पश्चातापी होकर बौद्ध बन गया। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन जो 2 है, कथन दूसरा जो है वो करेक्ट है, सही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ए बोला है दोनों कथन सत्य हैं, बी है दोनों कथन असत्य हैं, सी है केवल कथन 1 सत्य है, डी है केवल कथन 2 सत्य है। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, केवल कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थ का उपयोग होता था? ए स्वर्ण एवं चांदी, बी चांदी एवं ताम्र, सी ताम्र एवं कांसा और डी है स्वर्ण एवं ताम्र। तो मौर्य के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए जो है ताम्र एवं कांसा का प्रयोग होता था। तो ऑप्शन डी सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ताम्र एवं कांसा। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया है? ए सांची, बी अमरावती, सी कनगलहल्ली, डी है अजंता। तो सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र जो है कनगनहल्ली में पाया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रुम्मिनदेही के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के धम्म का सुस्पष्ट विवरण देते हैं। दूसरा है
निगली सागर शिलालेख अशोक द्वारा कोडगमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य का अभिलेख करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है कि एक और दो दोनों, डी है ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि दूसरा जो कथन है निगली सागर शिलालेख अशोक का कोडगमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य का अभिलेख करता है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? ए बौद्ध मत के सिद्धांत, बी आजीविकों और चारवाकों के दर्शनों का मिश्रण, सी है उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था, डी है राज्य की धार्मिक नीति। तो अशोक द्वारा प्रचारित धम्म जो है उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मौर्य शासनकाल में पिंडकर एक कर था। ए श्रम के रूप में दिया जाने वाला, बी सिंचाई पर लगने वाला, सी गैर कृषि उत्पाद पर लगने वाला और डी है 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर। तो मौर्य शासनकाल में जो पिंडकर था वो 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर को कहा जाता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणापथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था। ए अजंता को गोलकुंडा से, बी एलोरा को मुजिरिस से, सी अजंता को ओरिक मेड़ू से, डी अजंता को पाटलिपुत्र से। तो दक्षिणापथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जो है अजंता को पाटलिपुत्र से जोड़ता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। तो डायमेकस जो है बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख से कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? ए स्तंभ पहला, बी है स्तंभ 7वां, सी है स्तंभ जो है 11वां और डी है स्तंभ 13वां। जो स्तंभ 13वां था उस अशोक का उसके अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग का युद्ध उस अभिलेख में उल्लेखित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता है? ए अफगानिस्तान, बी भारत, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। जो श्रीलंका है वहाँ से अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा गया है? ए संस्थाध्यक्ष, बी अकाराध्यक्ष, सी पौतवाध्यक्ष, डी शुल्काध्यक्ष। तो अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को आकाराध्यक्ष कहा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ना किया हो अब तक तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।